हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का चैप्टर और इसका फर्स्ट टॉपिक करेंगे इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री क्या होती है, किस तरीके से होती है, ये सारा डिस्कस करेंगे। इसमें मैं मीनिंग डिस्कस करूंगा आपके साथ और डेफिनेशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्री डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन एंड मैकेनिकल पावर। तो इंडस्ट्री किस चीज़ से डील करती है कि गुड्स को प्रोड्यूस करना है फॉर सेल, किस लिए प्रोड्यूस करना है, मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन एंड मैकेनिकल पावर, मतलब जो वो गुड्स बनाए जाते हैं वो इंसान और मशीन की मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज दैट इज रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी मतलब रॉ मटेरियल को लेके किसी भी फेज में एक जो है स्टेज में एक चीज को लेके उसको फिनिश्ड फॉर्म तक पहुंचाना, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड में। ठीक है, दस इंडस्ट्री क्रिएट्स यूटिलिटीज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स टू अर्न प्रॉफिट्स। दस इंडस्ट्री क्या क्रिएट करती है, यूटिलिटीज क्रिएट करती है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो ऐसी चीजें बनाती है जिससे ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई होते हैं और वो चीजों को मार्केट में बेचती है ताकि प्रॉफिट कमा सके। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड्स। तो इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं, हाउस होल्ड यूज करते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स भी बनाती है जैसे जनरेटर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया। ठीक है, तो वो बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स बनाती है। अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द ग्रोइंग, एक्सटेंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल गुड्स। तो उन्होंने कहा था, थॉमस जी ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज किससे डील करती हैं, ग्रोइंग, चीजें बनाना, एक्सटेंड करना उनको एक शेप से दूसरी शेप में, या मैन्युफैक्चर करना मटेरियल गुड्स को। ठीक है, तो उन्होंने मटेरियल गुड्स को फोकस किया था। मटेरियल गुड्स मतलब वो गुड्स जिनकी फिजिकल शेप एंड साइज होता है, टेंजिबल गुड्स। तो बेसिकली अगर हमने कंक्लूड करना है तो इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री बेसिकली कहते हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बेसिकली गुड्स को भी प्रोड्यूस करती है और सर्विसेज को भी, मगर यहाँ गुड्स को फोकस किया गया है तो सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस की बात करूंगा। गुड्स को प्रोड्यूस करती है और रॉ मटेरियल की मदद से कोई ना कोई फिनिश गुड बनाती है और उसको बना के मार्केट में बेचती है प्रॉफिट के लिए। समझ की बात। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कॉमर्स का एक और चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। जो कॉमर्स है इसका जो चैप्टर है एक क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इसका एक टॉपिक है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री, ये डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंडस्ट्री क्या है, उसकी मीनिंग डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक एक करके आप नंबर वाइज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर आए तो आपने मीनिंग डेफिनेशन तो लिखना ही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी इंडस्ट्री है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे के लालच में, प्रॉफिट के लालच में हम करते हैं। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज देयर पर्पज इज टू अर्न मनी। तो जो भी ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल को लेके फिनिश गुड बनाते हैं, इनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, ताकि मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाया जा सके। सेकंड, इंडस्ट्री में करते क्या है, प्रोडक्शन। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो इंडस्ट्री जो है वेरियस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करता है जिससे ह्यूमन सेटिस्फैक्शन होती है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स के लिए बनाता है। अब जब मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा कि इंडस्ट्रीज में पेडिगिरी भी तो बनती है, डॉग फूड या कैट फूड भी तो बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई वो हम ही ने पाले होते हैं, तो जब वो खाना खाते हैं तो हमें ही सेटिस्फैक्शन होती है। तो फिर उसको थोड़ा सेटिस्फाई किया। ठीक है, ऐसे बच्चे होते ही हैं जो मतलब आउट ऑफ द वे जाके पूछते हैं। अगर उनकी बातों को जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई ना किया जाए तो बाद में टीचर की बहुत बेइज्जती होती है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता था मेरी बेइज्जती हो, तो इसलिए मैंने उसको इस टाइप का जो है समझाया। नेक्स्ट है वाइड स्कोप। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इज वेरी वाइड। जो स्कोप है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का वो काफी वाइड है। ठीक है, एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव क्रिएटेड मेनी न्यू इंडस्ट्रीज लाइक आईटी इंडस्ट्री। तो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, नए नए काम करने के तौर तरीके आ रहे हैं। ठीक है, किसने सोचा था कि सर्विस इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको घर बैठे पिज्जा मिल जाएगा। समझ गई बात। ठीक है, तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है और जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, आप फोन पे बैठे ऐप पे ऑर्डर करते हो, आपका सामान घर पे आ जाता है। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी।
तो बेसिकली वो गुड्स किस लिए क्रिएट करते हैं? गुड्स क्रिएट करते हैं मतलब यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्री क्रिएट्स यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके कोई ऐसा फिनिश गुड बनाती है जिसके लिए कंज्यूमर्स के लिए यूटिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे इस हिसाब से कि मेरे को जो चीज़ चाहिए, जो वो चीज़ ऐसी बना देंगे कि वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर ले। मतलब वो यूटिलिटी क्रिएटिंग जो है, यूटिलिटी क्रिएटिंग टाइप की चीज़ें बनाते हैं या यूटिलिटी सेटिस्फाइंग टाइप की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मेकिंग प्रोडक्टिव यूज ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। तो इंडस्ट्रीज क्या करती है? जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसकी स्पीड को बढ़ाती है। वो क्या करती है? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, और जैसे कि हमारे कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके काम करवाती है, जिसकी वजह से जो देश की जो तरक्की है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ ग्रोथ। हर एक कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो इंजन ऑफ ग्रोथ है। मतलब जितनी ज़्यादा तेज़ी से इंडस्ट्री चलेगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से देश की तरक्की होगी। ठीक है, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजेज नेशनल इनकम एंड अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडस्ट्री की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और नेशनल इनकम बढ़ती है। उल्टा यहाँ से सामान जब बाहर बिकने जाता है तो बाहर से फॉरेन करेंसी भी आती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री इज अ मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री भी एक बिजनेस का मेजर पार्ट है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज गिव्स राइज टू बिजनेस एक्टिविटीज सच एज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो इंडस्ट्री की वजह से जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ी होती हैं, जैसे ट्रेड करना, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, दुकान खोलना। अगर इंडस्ट्री सामान ही नहीं बनाएगी तो दुकानदार बेचेगा क्या? एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स होता है वो सारी चीज़ें जो ट्रेड को हेल्प करती हैं, लाइक इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, ऐसी ऐसी कई हैं, इसी चैप्टर में आगे करवाऊंगा आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कॉमर्स का एक और चैप्टर का टॉपिक। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज की कितनी टाइप्स होती है ये डिस्कस करेंगे, मगर इसमें सिर्फ हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज को ही डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दोज इंडस्ट्रीज विच रिसीव बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो वो इंडस्ट्रीज जो बेसिक रॉ मटेरियल नेचुरली एक्सट्रैक्ट करती हैं कहीं से, या कुदरत से लेती हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर से लेती हैं, उन्हें प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज फर्दर जो है वो 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो ये क्या होती हैं? दीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग ऑफ certain species of plants and animals with the objective of earning profit. Example, plant nurseries, पोल्ट्री फार्म्स एक्सेट्रा। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो बेसिकली ब्रीडिंग से रिलेटेड होती हैं, ब्रीडिंग कराती हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म के अंदर ब्रीडिंग कराते हैं या फिर एनिमल्स की ब्रीडिंग कराना। ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया या प्लांट की नर्सरीज होगी, इस टाइप का। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग अलग नस्लों को निकालने में लगे होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की नस्लें हों या फिर वो एनिमल्स जो हैं, जानवर हैं, उनकी नस्लों को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनको कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। These are concerned with extracting useful material from soil, air and beneath the earth's surface, that is mining, quarrying, oil exploration etc. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो नेचुरल जो हैबिटेट है हमारी या नेचर है उससे एक्सट्रैक्ट करने में लगे रहते हैं। ज़मीन के अंदर से निकालते हैं या ज़मीन के ऊपर से निकालते हैं या हवा से कोई ना कोई चीज़ निकालते हैं, लाइक ऑयल की खुदाई करनी, माइनिंग करनी, नीचे से आयरन ओर निकालना या क्या कुछ निकालना, तो उन्हें कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि ब्रीडिंग के साथ रिलेटेड होती हैं। ब्रीडिंग किसकी कराती है? प्लांट्स की भी ब्रीडिंग कराती हैं और उसकी भी ब्रीडिंग कराती हैं, एनिमल्स की, और उनका मेन मकसद होता है कि ब्रीडिंग कराने के बाद उनको बेचना जिससे वो प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? पहली एग्जाम्पल है फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फार्मिंग करना जिससे खेती बाड़ी करना, कल्टीवेशन करना जिससे क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं, हम नहीं मतलब फार्मर्स ग्रो करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री सच एज हॉर्स ब्रीडिंग, हॉर्स की ब्रीडिंग कराना, गोट की ब्रीडिंग कराना, काउ की ब्रीडिंग कराना एटसेट्रा एटसेट्रा। या डेयरी फार्मिंग और रेजिंग मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स, ये भी इसमें आ जाता है डेयरी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग और रेजिंग हेन्स एंड डक्स फॉर एग्स एंड मीट।
मतलब कई लोग जो हैं मुर्गियां वगैरह पालते हैं अंडों के लिए, कई लोग डक्स वगैरह पालते हैं उनमें अंडों के लिए और मीट के लिए भी ऑब्वियसली। नर्सरीज विच मल्टीप्लाई एंड सेल प्लांट्स, वो नर्सरीज जो कि जो पौधों की नर्सरीज होती हैं जो प्लांट्स को ग्रो करवाती हैं और फिर उनको सेल करती हैं। पेसिकल्चर, बेसिकली पेसिकल्चर में क्या क्या आ जाता है, जैसे फिश इन द पाउंड या रिवर एंड कनाल्स, उसमें वो वाला करना कि मछलियां पकड़ पकड़ के उनकी नई नई नस्लें डेवलप करना, या फिर मछलियों को ग्रो कर करके जो लोगों ने आजकल कमर्शियल लेवल पे जो है फार्म के अंदर ही अपने बनाया होता है, जिसको पेसिकल्चर भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, जिसमें कि हम नई नई ब्रीड्स पैदा करते हैं ताकि उनको मार्केट में बेच के उनसे पैसा कमाया जा सके। आई होप जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको सब कुछ पता लग गया होगा। अगर ये पता लग गया आपको और मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कॉमर्स में एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, उसका एक टॉपिक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप लिंक्स को क्लिक करके पूरी वीडियोस देख सकते हैं। दीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनीथ अर्थ सरफेस। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो एंगेज, वो काम करती हैं जिससे हम यूजफुल मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। किसमें में से निकाल सकें, मिट्टी में से निकाल सकें, हवा में से निकाल सकें, पानी में से निकाल सकें, या ज़मीन को खोद के निकाल सकें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट्स आर लिखना था यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया शायद, प्रोडक्ट्स गिफ्टेड बाय नेचर आर लिखा हुआ है, आर ऑब्टेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली जो वो निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, और जो भी वो निकालते हैं उनका मेन मकसद होता है जो बेनिफिट पहुंचाना, किसको, मैनकाइंड को, इंसान को या इंसान की नस्ल को फ़ायदा पहुंचाना। इसमें फ्यू मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे माइनिंग करना, टेकिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम माइंस खोद खोद के उनमें मिनरल्स निकालते हैं, उसमें जैसे कॉपर निकाल लिया, आयरन निकाल लिया, कुछ निकाल लिया, ठीक है। जैसे क्वेरिंग, दैट इज टेकिंग आउट सैंड एंड स्टोन्स फ्रॉम द अर्थ। आपको पता है ना, क्रशर्स होते हैं जो खोद खोद के ज़मीन को पत्थर निकालते हैं, फिर उसकी बजरी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाता है एफॉरेस्टेशन, दैट इज कलेक्टिंग टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब पेड़ लगाना ताकि 4-5 साल के बाद वो बड़ा हो जाए और हम काट के उसको बेच सकें, ठीक है। फिशिंग, दैट इज कलेक्टिंग फिशेज फ्रॉम सी और रिवर्स, ये भी इसी में माना जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सिंपल वर्ड्स में वो इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं, कहाँ से, नेचर से, कुदरत से जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करती है, और उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मार्केट में उनको सेल कर देती है ताकि सेल करने के बाद उनको प्रॉफिट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोज इंडस्ट्रीज विच यूज द मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से। और प्राइमरी इंडस्ट्रीज कहाँ से रॉ मटेरियल लेती थी, नेचर से, कुदरत से लेती थी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज 2 टाइप्स की हैं। उसमें फर्स्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये क्या होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि या तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आगे कर देती हैं, या फिर क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं रॉ मटेरियल को किसी फिनिश गुड में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर कर देती हैं। दूसरा इसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को तो सबको पता ही है, द इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ये बनाने का काम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप, तो उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कहा जाता है। दीज यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज ब्रिक्स, स्टील, सीमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं का रॉ मटेरियल बना के क्या कहते हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करके आगे कुछ ना कुछ बनती है। फॉर एग्जांपल रोड बनानी है या बिल्डिंग बनानी है, ठीक है ना, उसमें ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सीमेंट बनाएगी, उसी को यूटिलाइज करके आगे कंस्ट्रक्ट करेगी कोई घर या कोई जगह। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल है इसके बारे में। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन of raw materials and semi-finished products
इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि कंसर्न्ड है, किससे रिलेटेड है, प्रोसेसिंग करना या ट्रांसफॉर्म करना रॉ मटेरियल को फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड में, ठीक है। सच इंडस्ट्रीज change the shape and form of materials produced by genetic and extractive industries। तो जो भी genetic and extractive industries ने सामान बनाया उसकी shape and size change कर देती हैं इस टाइप की industries। they create form utility, ये form utility create करती है, मतलब उसकी form या फिर उसकी shape change कर देती हैं, इस हिसाब से बना देती हैं कि जो इंसान है उसके लिए वो utility बन जाती है। for example, iron ore extracted from mining is converted into steel। जो आयरन ओर जो है जो निकाला गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ने उसका वो स्टील बना देती हैं, और स्टील इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है। सीमेंट, शुगर, इसमें और एग्जांपल भी नहीं, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, जूट एट्सेट्रा आर मेन एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी कई टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? इन एन एनालिटिकल इंडस्ट्री a basic raw material is broken into several useful materials। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है, उसको कई पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, ब्रोक कर दिया जाता है, ठीक है, और अलग अलग जगह उसका अलग अलग यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल इज रिफाइंड एंड सेवरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। बाहर से जब फॉरेन कंट्रीज से जब क्रूड ऑयल आता है इंडिया में, उसको जो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं वो उसकी पेट्रोलियम जेली भी बना देती हैं, डीजल भी निकाल देती है, पता नहीं क्या क्या निकाल देती हैं, उसमें से अलग अलग मोबिल ऑयल निकालनी, पता नहीं क्या क्या करती हैं। आपको पता ही है कई टाइप के वो रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी आपने किया हुआ है ना, जो 7th 8th में होता था, ठीक है, कि रिफाइनिंग ऑफ ऑयल प्रोसेस होता था साइंस के चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाता है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 or more materials are mixed to form new product। इस टाइप की इंडस्ट्रीज में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला के कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे सोप, कोई केमिकल और 3-4 चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। कॉस्मेटिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, पेंट्स हो गया, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया। इसमें क्या होता है? 2-3 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अ रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल को पकड़ते हैं और उसको वेरियस स्टेजेस में प्रोसेस कर करके आगे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन पासेस थ्रू स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको वेरियस स्टेजेस में निकल के आगे जाना होता है, फिर कहीं कपड़ा बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स और पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकली और केमिकली टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है? असेंबलिंग में 4-5 जगह से नई नई चीज़ें ला के जोड़ के वो नई चीज़ बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है टीवी की स्क्रीन सैमसंग बना रहा है, पीछे मदरबोर्ड कोई और बना रहा है, चिप कोई और बना रहा है, प्लास्टिक का ढांचा कोई और बना रहा है। जैसे रेडियो, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, जैसे गाड़ियाँ हैं, इंजन कोई और कर रहा है, सेंसर कोई और बना रहा है, टायर किसी और कंपनी के, मिक्स मुक्स करके कार बना दी, ठीक है। आजकल लैपटॉप का चला हुआ है, लैपटॉप की स्क्रीन सैमसंग की होती है या फिर पुर्जे कहीं और से होते हैं, और अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें लेके मिक्स करके असेंबल करके बना देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसका एक टॉपिक करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन। इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन में एंगेज करती हैं, इरेक्शन में होती हैं, और फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स एट्सेट्रा, मतलब बनाने का काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन में लगी रहती हैं, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज ब्रिक्स, स्टील, सीमेंट एट्सेट्रा। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं? वो रॉ मटेरियल लेती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, जिसका एग्जांपल है ईंटें, ब्रिक्स, स्टील लेना, सीमेंट लेना या सरिया वगैरह ले लेना, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन। तो ये क्या करते हैं? फैब्रिकेट करते हैं, ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर जो है वो सीमेंट लगा के या ईंटें लगा के कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज दैट देयर प्रोडक्ट्स रिमेन फिक्स एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी टेकन फिजिकली टू द मार्केट फॉर सेल। तो इसका जो मेन फीचर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, कि जहाँ पे भी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ढांचा बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, उसको मार्केट में ले जाके नहीं बेचा जा सकता है, वो वहीं पे ढांचा फिक्स रहता है, वो उसी प्लेस पे रहता है। फिर प्रोडक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर वेरी ड्यूरेबल। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं या गुड्स बनाती हैं, मतलब जो भी ये कंस्ट्रक्ट करती हैं, उनकी जो उम्र होती है ये काफ़ी ज़्यादा साल तक होती है।
ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, जो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और टॉपिक का नाम है टर्शरी इंडस्ट्रीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। तो टर्शरी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सपोर्ट सर्विसेज देती हैं, किनको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। इसमें क्या क्या आ जाता है? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना, वेयर हाउसिंग, सामान को स्टोर करके रखना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, एडवर्टीजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। जो एडवर्टाइज वगैरह करते हैं वो भी इसी में आ जाता है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्पोर्ट सर्विसेज जो कि टर्शरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी इंडस्ट्रीज हैज़ इंक्रीज विद द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जैसे जैसे हमारा देश, हमारा कंट्री तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे जो टर्शरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं और हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, किसको? बाकी इंडस्ट्रीज़ को। और वो कौन कौन सी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो आगे इसी चैप्टर में मैं सारी की सारी करवाने वाला हूँ, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ कॉमर्स का, जिसका नाम है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक मेन टॉपिक है कि जो स्मॉल बिजनेस है इंडिया में या स्मॉल बिजनेस किसी भी अंडर डेवलप कंट्री में, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर स्मॉल इन साइज बट प्ले अ वेरी बिग रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो स्मॉल बिजनेस है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी इंडस्ट्री है तो कोई रोल ही नहीं है उनमें। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनका काफ़ी अच्छा रोल होता है। क्या क्या रोल होता है, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द आइडियल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी विद फुल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस एज मेजर ऑब्जेक्टिव्स। जो इंडिया है उसने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है उसको जो अपनाया है, जो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब हर एक रीजन बराबरी से डेवलप करे, एंड सेल्फ रिलायंस, कंट्री अपने पैरों पे खड़ा हो, इंस्टेड के हम बाहर से सामान मंगवाए, हम विद इन द कंट्री वो सामान बनाएं, एंड अदर मेजर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। स्मॉल स्केल फर्म्स आर हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये जो ख्वाब है हर एक अंडर डेवलप कंट्री या लीस्ट डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री का, कि उसे फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल हो या बैलेंस ग्रोथ हासिल हो, वो किस तरीके से हम हासिल कर रहे हैं। अंडर डेवलप कंट्रीज किस तरीके से ये सारा काम करने में हमारी मदद करती हैं, वो मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। Small scale firms use labor intensive technique and therefore they have high potential to provide employment to a larger number of people पर यूनिट ऑफ कैपिटल। तो सिंपल वर्ड्स में जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वो बड़ी मशीनें तो यूज़ नहीं करती, वो कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं होती, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है और उनको जॉब्स मिलती हैं। फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अबाउट 3 वर्कर्स आर एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो जितने भी वर्कर्स, फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल, अगर एक इंसान लार्ज स्केल में काम कर रहा है तो अंडर डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज में एटलीस्ट 3 वर्कर्स जो हैं वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं। मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा वर्कर जितने लार्ज स्केल में काम करते हैं उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा वर्कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। इंडिया में बहुत जो है इम्पॉर्टेंट जो है ऑक्यूपेशन है स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो तो हर जगह फैली होंगी, तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक कंट्री में कितनी होंगी? 20, 30, 50, 60 लाखों इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो घरों में खुली हुई हैं, जो छोटे से एरिया में खुली हुई हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड आ जाता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि हर एक रीजन को बैलेंसली डेवलप करती हैं। बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अनबैलेंस फैलाती हैं, जहां खुलती हैं वही इलाका डेवलप करती हैं, पूरे कंट्री को थोड़ी ना डेवलप करती हैं, ठीक है ना। स्मॉल स्केल जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नई नई फैक्ट्रियां खुलती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हर जगह लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, वो कहीं भी खुल जाती हैं। कई लोगों ने घरों में खोली हुई हैं, किसी ने फर्स्ट फ्लोर पे खोली हुई है, किसी ने सेकंड फ्लोर पे खोली हुई है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो हैं वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब देती हैं, क्योंकि वो तो किसी भी
भी जगह खुल सकती हैं, अगर पिछड़े हुए इलाके में भी खुली, बैकवर्ड एरियाज में भी खुली, तो वहाँ के लोगों को भी जॉब्स वगैरह देगी और वहाँ पे भी प्रॉफिट जनरेट कराएगी, इनकम जनरेट कराएगी, जिससे उस इलाके की भी डेवलपमेंट हो सकती है। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज। तो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज की वजह से ही जो रूरल एरियाज हैं उनमें छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, जिससे कि जो है उनकी डेवलपमेंट हो पा रही है। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स to the process of self-sustained growth and avoids concentration of industries in a particular area। तो डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, बाकियों में नहीं हो रही। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट मतलब हर जगह इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज फैल रही हैं, इस प्रोसेस की वजह से हर जो इलाका है उसकी डेवलपमेंट हो पा रही है। ठीक है, तो अगर छोटी इंडस्ट्रीज हैं तो वो किसी भी इलाके में खुल जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर बड़ी इंडस्ट्री खोलनी है तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, छोटी इंडस्ट्रीज तो किसी भी इलाके में खुल सकती है और वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसीलिए बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट वो प्रोवाइड करवाती है, जिस कंट्री में भी होती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, पैसे का फुलर यूटिलाइजेशन करवाना। ठीक है, स्मॉल स्केल फर्म्स रिक्वायर लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड देयरफॉर ग्रेटर आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कम पैसे में ही ज़्यादा काम करवा देती हैं, कम पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा काम कराना, इसलिए वो क्या अपने पैसे को फुली यूटिलाइज कर पाती हैं। स्मॉल फर्म्स also provide quick returns after their establishment on account of short gestation period। जितनी स्मॉल कंपनियां होती हैं वो फटाफट से माल बना लेती हैं, उसको फटाफट से मार्केट तक पहुंचा देती हैं और पैसा कमा लेती हैं। उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि उसमें छोटा सा स्टाफ होता है, उन्हीं को कंट्रोल करना पड़ता है। मगर जो बड़ी कंपनी है वो कभी कभी उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए वेरियस साइकिल से गुजरना पड़ता है। In India, where the rate of capital formation is low, small scale industries are very helpful and suitable। तो इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जो डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है, ऐसी कंट्रीज़ में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी सूटेबल रहती हैं क्योंकि ये अपने पैसे का फुलर यूटिलाइजेशन कर पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। बेसिकली लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और उसी को घुमा के काम करवाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सारा का सारा जो काम है वो इसी तरीके से जो है चलता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड स्किल्स विच माइट अदरवाइज रिमेन लेटेंट और अनयूटिलाइज्ड। बेसिकली ये क्या करती हैं, ये मोबिलाइज यूटिलाइज करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है रिसोर्स का इस्तेमाल करवाती हैं, इस हिसाब से कि जो रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज नहीं रहने चाहिए। तो जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो लोकली मेड रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, जिससे कि लोकली जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल बहुत बढ़िया हो जाता है। स्मॉल बिजनेस प्रमोट्स अ न्यू कैडर ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एनकरेजेस लोकल टैलेंट। तो इसमें ये लिखा है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो नए नए जो हैं एंटरप्रेन्योर्स उनको प्रमोट करती हैं, नए नए छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स नए नए टाइप का बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनको एनकरेजमेंट मिलती है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कि अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना छोटा सा, उसको भी एनकरेजमेंट मिलती है। और जो वहाँ का जो लोकल टैलेंट है उसको भी एनकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि छोटा बिजनेस तो कम पैसे में भी खोला जा सकता है। तो बेसिकली जो लोकल रिसोर्सेज हैं और जो लोकल टैलेंट है उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज अर्निंग्स। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन 2 वेज। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको सही करने में 2 तरीके से हेल्प करती है। कैसे? फर्स्ट, दे डू नॉट रिक्वायर इम्पोर्ट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। एक तो उनको कोई सोफिस्टिकेटेड मशीनरी बाहर से नहीं चाहिए तो वो इम्पोर्ट करवाते नहीं, क्योंकि वो तो ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है, दे अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट। एक तो वो बाहर से बड़ी मशीनें भी नहीं मंगवाते और दूसरी तरफ वो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो जितना भी रॉ मटेरियल है उसको भी जो है, जो भी अपना रॉ मटेरियल जो भी गुड बनाते हैं उसको वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जब भी वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उससे डॉलर कमाते हैं और जो डॉलर हमारी कंट्री में आते हैं वो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सही करने में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इगैलिटेरियन सोसाइटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटे इंसानों को भी पूरा चांस देते हैं ताकि वो बड़े होके अच्छा काम, बड़े होके मतलब अमीर बन सकें। ठीक है ना, तो इससे इगैलिटेरियन सोसाइटी आती है। इगैलिटेरियन मतलब जिसमें बराबरी हो। ठीक है ना, दे प्रमोट मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरा चांस देती हैं छोटी छोटी फैक्ट्रीज को ताकि वो अपनी जो है इनइक्वालिटीज़ हैं उसको ख़त्म कर सकें, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अपना काम कर सकें और गुड्स बना के मार्केट में बेच सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो
डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प्स टू रिड्यूस मोनोपोलीज एंड एक्सप्लॉयटेशन टू कंज्यूमर्स। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस मोनोपोलीज। जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां होंगी वो मोनोपोलीज को रिड्यूस करेंगी, ठीक है। बड़ी फैक्ट्रियां जो अपनी मोनोपोली बना के बैठी हैं, अगर छोटी छोटी कंपनियां कई खुल जाती हैं, 100-200 छोटी छोटी कंपनियां वही सेम मटेरियल मतलब प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, तो उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो स्मॉल कंपनीज जो हैं वो मोनोपोली को खत्म करने की पूरी कोशिश करती हैं, जिससे कि कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। तो ज़्यादातर स्मॉल इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में खुलती हैं वो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कमाने की, तो उससे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो जाता है और वो भी पैसे कमाने लगते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड बाय अ वाइडर पॉपुलेशन। जब भी स्मॉल इंडस्ट्रीज खुलती हैं तो उनका जो बेनिफिट होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बढ़ता है। मगर अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है तो जिसकी वो बड़ी इंडस्ट्री है वही जो मालिक है उसी को प्रॉफिट जाएगा। मगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जब प्रॉफिट कमाती हैं तो उनके जितने भी मालिक हैं उन सबको पैसा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल सेक्टर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स लाइक स्पेयर पार्ट्स, टूल्स एंड एक्सेसरीज विच आर रिक्वायर्ड बाय द लार्ज स्केल सेक्टर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा माल भी बनाती हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल लेती हैं, ठीक है। स्मॉल फर्म्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज स्केल फर्म्स। कई बार लार्ज स्केल फर्म्स जो भी माल बनाती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल एडवांटेज, समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे? स्मॉल स्केल यूनिट्स ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ टू पीपल विद स्मॉल मीन्स। तो स्मॉल स्केल यूनिट्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है। दे ऑफर सेविंग्स in the social overheads like education, housing and medical facilities by taking industry nearer to the people। तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एजुकेशन की फॉर्म में हो या फिर हाउसिंग की फॉर्म में हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ की फॉर्म में, छोटा मोटा कोई क्लिनिक खोल लिया या छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल खोल लिया, इस फॉर्म में हो तो वो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। दे हेल्प टू रेज द पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द पीपल। इन्हीं की वजह से, ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि वो सस्ते में माल बना लेती हैं तो लोग खा पी भी सकते हैं, वो माल यूज़ कर सकते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उनको जॉब्स मिलती हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है और ओवरऑल कंट्री की तरक्की होती है और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाती हैं। स्मॉल स्केल सेक्टर प्रोवाइड्स a base for democracy, socialism and self government। तो जो स्मॉल स्केल सेक्टर है वो डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा देता है। तो स्मॉल स्केल सेक्टर कॉजेज लेस पॉल्यूशन ड्यू टू द यूज़ ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समाज के लिए हेल्पफुल इसलिए क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जो कि काफ़ी सिंपल है बनानी, ठीक है। इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी है, कोई बड़ी मशीन नहीं लगाएगी, कोई धुआं नहीं छोड़ना, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और टॉपिक का नाम है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, इसके मीनिंग एंड फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स आज कराऊंगा आपके साथ, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे भी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन। तो कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं, किस लिए? जो गुड्स जहाँ बनते हैं वहाँ से लाना उनको और कहाँ पे लेके आना, जहाँ पे वो कंज्यूम होते हैं, क्योंकि गुड बनता किसी और जगह है और कंज्यूम किसी और जगह होता है। तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो गुड को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं या अवेलेबल करवाती हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कॉमर्स इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड but also services such as transport, warehousing, packing, insurance, banking, sales, promotion, which are incidental and auxiliaries to trade। तो कॉमर्स के अंदर सिर्फ माल बेचना ही नहीं आ जाता, कॉमर्स के अंदर माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, वेयर हाउसिंग अपने गोदाम में रखना, या फिर पैकिंग करना उनकी अच्छे से, या उनका इंश्योरेंस बीमा वगैरह कराना, या बैंकिंग एंड सेल्स प्रमोशन कराना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आती हैं, ठीक है। ट्रेड की ऑक्सिलरीज मतलब वो सारी सर्विसेज जो ट्रेड को हेल्प करती हैं आगे जाने में। तो नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के फीचर या खासियत क्या है? तो नंबर 1, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे के लिए करते हैं। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर
अर्निंग प्रॉफिट। कॉमर्स को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं वो सारी प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। अ ट्रेडर बाइज गुड्स विद द एम ऑफ सेलिंग देम एट प्रॉफिट। तो जो ट्रेडर है उसका मेन मकसद क्या होता है? गुड्स को बाय करना और उनको बेचना। किस पे बेचना? प्रॉफिट में बेचना। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स में क्या होता है? बनाना नहीं आता, वो तो इंडस्ट्री का काम है। कॉमर्स का काम है एक्सचेंज करना, खरीद बेच करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब माल एक जगह से लेना इंडस्ट्री से और वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना जहां पे उनकी जरूरत है। गुड्स में बी परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर सेल। ठीक है, गुड्स को ज्यादातर परचेज किया जाता है या हल्का फुल्का प्रोड्यूस करके आगे भेज दिया जाता है। कॉमर्स कंप्राइजेज बोथ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो कॉमर्स में क्या आ जाता है? ट्रेड भी आ जाता है और एड्स टू ट्रेड भी आ जाता है। एड्स मतलब वो सारी सर्विसेज जो ट्रेड को हेल्प करती हैं बढ़ावा देने में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट मोटिव। मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। द मोटिव ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। एनी एक्टिविटी विच डज नॉट हैव द एम ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स का वो पार्ट बिल्कुल नहीं होगा। कॉमर्स में सिर्फ वही एक्टिविटीज आएंगी जिसमें प्रॉफिट का काम होता है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं। अगर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही तो फिर वो कॉमर्स नहीं माना जाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, वो सोशल एक्टिविटी मानी जाएगी। नेक्स्ट, रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। रेगुलरिटी का मतलब है ट्रेड में, कॉमर्स में वही सारी चीजें आएंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। आपने एक दिन दुकान खोली, दूसरे दिन आपने बंद कर दी, तीसरे दिन भी बंद रही, तो वो ट्रेड या कॉमर्स नहीं माना जाएगा। एंड आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन डज नॉट इम्प्लाई कॉमर्स। कॉमर्स एक आइसोलेटेड, एक अकेली जो ट्रांजैक्शन आपने कर ली, कभी कभार बेच दिया, वो कॉमर्स नहीं माना जाएगा। ओनली रेगुलर ट्रांजैक्शन इज नोन एज कॉमर्स। जब रेगुलरली करोगे उसे ही कॉमर्स कहा जाएगा। ये नहीं कि आज दुकान खोली और 10 दिन तक बंद कर दी। ठीक है, रेगुलर ट्रांजैक्शन करोगे उसी को कॉमर्स माना जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। कॉमर्स क्रिएट सेवरल टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। जो कॉमर्स है वो कई टाइप की यूटिलिटीज क्रिएट करता है। इसके ऊपर मैंने अलग से क्वेश्चन मतलब बनाया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक क्वेश्चन है। इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर नीडेड। इट मेक्स गुड्स अवेलेबल एज एंड व्हेन डिमांडेड, देयर बाय क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी। सबसे पहले प्लेस यूटिलिटी मतलब जहां बनता है वहां से ले जाके जहां पे वो कंज्यूम होता है वहां पे लेके जाना। और टाइम यूटिलिटी मतलब जैसे सेब है, आपको चाहिए तो पूरा साल, मगर बनते तो कब हैं? बनते तो सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब प्रोड्यूस तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं। तो आप क्या करोगे? आप उनको सेफ वेयर हाउसिंग में रख दोगे। ठीक है ना, और जब ऑफ सीजन आएगा डबल रेट पे बेचोगे। बाय क्रिएटिंग दीज यूटिलिटीज कॉमर्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इस सारी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कॉमर्स, तो इसीलिए वो ट्रेड को बढ़ावा देता है, ट्रेड के वॉल्यूम को ज्यादा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स से एक बिजनेस का पार्ट ही माना जाएगा। इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक इकोनॉमिक्स की भी ब्रांच है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स की स्टडी होती है, इंसानों की स्टडी होती है। तो ये जो है ये एक बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आई होप ये फीचर आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे, और जिस तरीके से आपने एग्जाम में लिखने उसी तरीके से आपको पता लग गया होगा किस तरीके से लिखने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स के मेन फंक्शंस या कॉमर्स के मेन काम क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। इसमें मैंने लिखा है दिस हिंड्रेंस रेफर्स टू द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो कॉमर्स का मेन काम क्या है? तो जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। जब मैंने कोई फ़ोन ख़रीदना है तो मैं चाइना थोड़े ना जाऊंगा, या मैंने कोई सामान ख़रीदना है तो मैं सीधा प्रोड्यूसर के फैक्ट्री में थोड़ी ना जाके ख़रीदूंगा। समझ गई ना बात? तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो उस गैप को पूरा कॉमर्स करता है। ठीक है, द प्रोड्यूसर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग बायर्स हु नीड द गुड्स ही प्रोड्यूस्ड एंड हु आर एबल एंड विलिंग टू पे या बाय सच गुड्स। तो प्रोड्यूसर्स को ऐसे इंसान चाहिए जो उसका सामान खरीद सके, जो उसके सामान को पैसे देने के लिए और खरीदने के लिए रेडी हो। द कंज्यूमर्स, तो उल्टा चलते हैं, द कंज्यूमर्स डज नॉट नो द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच वुड सेटिस्फाई हिज नीड्स एट द प्राइस ही कैन अफोर्ड।
ऑन द अदर हैंड जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स का नहीं पता कि ये सामान कहाँ बनता है, वो कितने रुपए में खरीद सकते हैं और वो अपनी ज़रूरतों को कितने प्राइस में, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में कहाँ से सामान खरीद सकते हैं, उनको भी नहीं पता। तो प्रोड्यूसर को भी नहीं पता वो किस कंज्यूमर को बेचे और कंज्यूमर को भी नहीं पता वो किस प्रोड्यूसर से खरीदे। तो इन दोनों की खामियां कौन पूरी करता है? कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस बाय मीन्स ऑफ ट्रेड। तो कॉमर्स में जो लोग एंगेज होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। ट्रेड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर। तो ट्रेड जो है वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, ऑर्गेनाइज मार्केट प्रोवाइड करता है जिसमें बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं और एग्री हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदेंगे या बेचेंगे। इट सेव्स both producers and consumers from time consuming and expensive exercise of locating, मैंने exercise 2 बार लिख दिया, एक्सरसाइज ऑफ लोकेटिंग ईच अदर। तो ये टाइम बचाता है, टाइम आपको पता है आजकल टाइम ही मनी और एफर्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को एफर्ट से बचाता है कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स को ढूंढना नहीं पड़ता और कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर को ढूंढना नहीं पड़ता, तो उनका टाइम बचाता है और एक दूसरे से क्या कहते हैं, सामान प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हिंड्रेंस ऑफ अ पर्सन, कि जो बिचौला होगा, जो इंटरमीडिएरी होगा, उस पर्सन का जो हिंड्रेंस है उसको दूर करता है कॉमर्स का पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब आपको पता है बनने वाली जगह अलग, कंजम्पशन वाली जगह अलग, तो ये बीच में कौन इसकी वो करवाएगा? ठीक है ना, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इज टू सेंड देयर गुड्स टू डिस्टेंट प्लेसेस विदाउट लॉस थ्रू थेफ्ट, पिल्फरेज, डैमेज एटसेट्रा। तो प्रोड्यूसर्स को एक और नुकसान झेलना पड़ सकता है या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि वो अपना सामान जहां बनाते हैं वहां से पूरे कंट्री में या पूरे एरिया में कैसे बेचेंगे जाके। क्या पता रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए या सामान खराब हो जाए, टूट फूट जाए या चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कॉमर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड इंश्योरेंस। तो कॉमर्स जो है वो हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, पैकिंग वगैरह इस हिसाब से करता है कि डैमेज ना हो, और अगर फिर भी डैमेज होगी तो इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटीज आती हैं कॉमर्स के अंदर जो कि लॉस से बचा लेती हैं प्रोड्यूसर्स को। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरी गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस क्विकली एंड सेफली। तो जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बाई एयर भेजना है, बाई शिप भेजना है, बाई कैसे भी भेजना है, तो एक जगह से दूसरी जगह काफी तेजी से पहुंच जाते हैं सामान। पैकिंग ऑफ गुड्स हेल्प्स टू प्रिजर्व देयर क्वालिटी इन ट्रांजिट एंड स्टोरेज। तो पैकिंग इतनी अच्छी होती है, वो भी एक कॉमर्स का पार्ट है, जिससे सामान बच जाता है, टूटता फूटता नहीं है और उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। विद द हेल्प ऑफ पैकिंग बिजनेसमैन कैन प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो अच्छी पैकिंग होगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ गुड को बचाया जा सकता है। ठीक है, आजकल तो कई टाइप की पैकिंग आ रही है जिससे कोई जूस है तो उसमें प्रिजर्व रह सकता है काफी दिनों तक। ठीक है, थस ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग आर यूजफुल कमर्शियल एक्टिविटीज। तो इसमें यह बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज जो प्रोवाइड करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग, ये एक अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी है जो बिजनेस को या प्रोड्यूसर को काफी हेल्प करती है ताकि वो फार ऑफ प्लेसेस तक अपना सामान बेच सके। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन मॉडर्न इंडस्ट्री गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। तो मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स लार्ज स्केल पे बनते हैं इन एंटिसिपेशन, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है प्रोड्यूसर्स के उसका सामान बिक जाएगा, उसके सामान की डिमांड है, तो उस एंटिसिपेशन में वो लार्ज स्केल पे माल बनाते हैं। देयर इज अ यूजुअल टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। और जब भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बीच में और जब गुड्स कंज्यूम होते हैं उसके बीच में एक टाइम गैप होता है। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स यूनिट दे आर सोल्ड। मतलब जितने भी जो गुड्स हैं जो उन्होंने बताए हैं उनको स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर उनको स्टोर नहीं करेंगे, इधर उधर कहीं फेंक के रखेंगे तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो जब कंज्यूम होना है तब का टाइम अलग है, जब प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी पहले बन जाते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना भी कॉमर्स का मेन मकसद होता है। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। इस टाइप की प्रॉब्लम को वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज में स्टोरेज फैसिलिटीज देके सॉल्व किया जा सकता है। वेयर हाउसेज प्रोवाइड्स सुटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम फायर, रेन, पेस्ट एटसेट्रा। तो जो वेयर हाउसेज हैं वो ऐसी सुटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज देते हैं जिसमें गुड्स को आग से बचाया जा सकता है, रेन से बचाया जा सकता है, पेस्ट कीड़े कूड़े लगने से बचाया जा सकता है एटसेट्रा। वेयर हाउसिंग इज दस एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो जो कॉमर्स है उसका
जो वेयर हाउसिंग है एक इंटेग्रल पार्ट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गुड को स्टोर करना, क्योंकि जब बनते हैं वो टाइम अलग होता है और जब कंज्यूम होते हैं वो काफ़ी टाइम के बाद होते हैं। तो इसमें जो गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, तो उसके बीच में भी तो कहीं ना कहीं सामान रखना ही है ना। तो ये थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें मैंने लिखा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पर्सन्स लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस रिक्वायर अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो भी बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स की पर्सन्स के बीच में, जो दुकानदार और कंज्यूमर के बीच में जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसमें एक कॉमन सोर्स ऑफ पेमेंट चाहिए। मतलब मैं कब कोई भी सामान खरीदने जाऊंगा तो दुकानदार क्या मांगेगा, पैसे मांगेगा ना। तो इसमें क्या, मनी सर्व्स एज अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। तो उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आया, कन्वीनियंट एंड सेफ मीन्स ऑफ पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेटल द ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांजेक्शन सेटल करूंगा मैं उसे ऑनलाइन पैसे देता हूं या पेटीएम देता हूं, गूगल पे देता हूं, कुछ भी देता हूं, तो एक ऐसा कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए जो वो इजीली एक्सेप्ट कर ले। बैंक्स हेल्प टू रिमूव द ऑब्स्टेकल in the process of exchange by making and collecting payments on the behalf of their clients। तो जो बैंक्स हैं ये पेमेंट्स का सिलसिला काफ़ी आसान कर देते हैं। जैसे गूगल पे है वो बैंक के साथ वो लग जाता है, ठीक है ना। तो गूगल पे बैंक के साथ लिंक हो जाता है, और भी काफ़ी जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स हैं वो भी बैंक के साथ लिंक कर जाती है। तो बैंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारा सामान खरीदने में और बेचने में। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, चेक्स एटसेट्रा विदाउट फेसिंग एनी रिस्क। तो बैंक हेल्प करता है कि जो बिजनेसमैन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा भेज सके, सामान खरीदा उसकी पेमेंट कर सके एंड वाइस वर्सा, ताकि उनको कोई रिस्क ना हो, ठीक है। तो बैंक ये जो रिस्क है उसको खत्म कर देता है। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली ये मैंने बैंकिंग के चैप्टर में सारा डिटेल में बताया, आप बैंकिंग के चैप्टर को जाके अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। तो लास्ट लाइन में लिखा था बैंक्स आपको क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज कौन सी होती हैं, ओवरड्राफ्ट जो करंट अकाउंट वाले को मिलती है, लेटर ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं या कैश क्रेडिट दे सकते हैं, बिल्स को डिस्काउंटिंग पे भी खरीद सकते हैं। तो कई काम करते हैं जिससे वो लोन्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो फंक्शन ऑफ कॉमर्स है, दैट इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स। जब भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम सामान को, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस हैं कि वो सामान ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर इन बिटवीन ही ख़राब हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, चोरी भी हो सकती है। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी डकैती हो जाए, या फिर डिटेरियोरेशन, या फिर फायर लग जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, ठीक है। दीज रिस्क कैन कॉज एंग्जाइटी अमंग द बिजनेसमैन एंड डिस्करेज देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग मनी इन बिजनेस। तो ये जो टाइप के रिस्क हैं वो बिजनेसमैन को काफ़ी एंग्जाइटी, उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे देते हैं, और वो इस टेंशनों में क्या पता बिजनेस में पैसा ही लगाना बंद कर दे। तो इसको सॉल्व करने की क्या मतलब क्या तरीका है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय कंपनसेटिंग बिजनेसमैन फॉर द फाइनेंशियल लॉस। तो जो भी बिजनेसमैन को फाइनेंशियल लॉस होगा, अगर उसने इंश्योरेंस ली होगी, तो जितना लॉस होगा उतने पैसे उसके रिकवर हो जाएंगे। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो विदाउट इंश्योरेंस ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलप होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि अगर लॉस हो गया या कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी होगी और इंश्योरेंस नहीं कराई हुई, तो बहुत ज्यादा लॉस होता है बिजनेसमैन को। नेक्स्ट आ जाता है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो इसमें मैंने लिखा है ऑफ्टन अ प्रोड्यूसर और मर्चेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट to sell his goods and services because consumers are not aware of their benefits and uses। तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर हैं या मर्चेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अपना सामान बेचें। कैसे? क्योंकि कंज्यूमर को पता ही नहीं होता कि कौन कौन से गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उन गुड्स के क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं, ठीक है, फ़ायदे। तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय ब्रिंगिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर। तो जब एडवर्टाइज करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी एक कॉमर्स का पार्ट आता है। एडवर्टाइज करते हैं, उनकी मशहूरियाँ करते हैं, टीवी पे काफ़ी ज़्यादा जो आप देखते हो या फिर नेट पे देखते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं। उससे क्या होता है, कंज्यूमर्स को पता लगता है कि फलां कंपनी भी है, फलां कंपनी फलां माल बनाती है। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो परसुएट्स द पब्लिक या पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग की वजह से ही प्रेशराइज होता है कंज्यूमर, बार बार एक ही एडवर्टाइजमेंट देखता है तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि ये लेके देखते हैं, चलो क्या है। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, अगर कंज्यूमर्स को नॉलेज में ही नहीं है कि कौन से गुड्स मार्केट में है, कौन से नहीं है, उनके क्या क्या यूज है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा के प्रेशराइज कराया जा सकता है। तो ये एडवर्टाइजिंग का काम भी कॉमर्स के अंडर ही आता है।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और टॉपिक का नाम है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स की कितनी ब्रांचेस हैं और उसमें क्या क्या आता है वो डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में सबसे पहले आता है ट्रेड और दूसरा ब्रांच में आता है एड्स टू ट्रेड। ठीक है, जो ट्रेड करने में वो सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना जिससे ट्रेड हेल्पफुल रहेगा। तो ट्रेड के अंदर दो टाइप के ट्रेड हैं, डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड में आ जाता है एक होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। तो ये क्या क्या होते हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि भाई ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। एड्स टू ट्रेड में आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो ट्रेड कैसे कर पाएंगे। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होगी तो सामान कैसे रख पाएंगे स्टोर करने के लिए। इंश्योरेंस नहीं होगी तो भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। और बैंकिंग एंड फाइनेंस, अगर बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो पेमेंट लेना देना कैसे हो पाएगा। और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी नहीं होगी तो भी कैसे पता लगेगा कंज्यूमर को कि क्या सामान बन गया और कौन सा सामान मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा ट्रेड क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा सारे के सारे पार्ट को। तो आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें मैंने नंबर वाइज एक्सप्लेन की हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और टॉपिक का नाम है ट्रेड। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेड क्या होता है वो डिस्कस करूंगा, इसका मीनिंग डिस्कस करूंगा ट्रेड का, और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड इज अ प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड प्रोक्योरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। तो बेसिकली ट्रेड का मतलब होता है सामान कहीं से खरीदना या प्रोक्योर करना और बाद में उसको बेचना ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी और मनी वर्थ। तो बेसिकली होता क्या है, दुकानदार या जो ट्रेडर है वो सामान कहीं प्रोड्यूसर से लेके आता है या कहीं से भी लेके आता है और आगे कंज्यूमर्स को बेचता है। किस लिए? पैसा कमाने के लिए, मनी के लिए या मनी वर्थ। मनी के वर्थ मतलब मनी के इक्वल कोई भी चीज़ होगी उसके थ्रू भी वो एक्सचेंज कर सकता है। तो बेसिकली तो पैसा ही होता है। ठीक है, ट्रेडर्स सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक होते हैं। लिंक मतलब मिलाते हैं दोनों को, बेसिकली इंटरमीडियरीज होते हैं, बिचौले होते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू दोज पर्सन हु नीड देम एंड आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर देम। तो मेन मकसद क्या है ट्रेडिंग का, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों को अवेल कराएं जो लोगों को ये गुड चाहिए और वो उसके लिए पैसा देने के लिए भी तैयार है। समझ के बाद तो ट्रेडर का मेन काम क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में प्रोड्यूसर से सामान खरीदना और कंज्यूमर को माल बेचना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड। क्लासिफिकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ ट्रेड हो गया, कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। तो सिंपल वर्ड्स में ये वो ट्रेड होता है जो विद इन द कंट्री होता है। ठीक है, तो चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इफ वी बाय और सेल, अगर हम बाइंग या सेलिंग करते हैं, खरीदना या बेचना करते हैं विद इन द कंट्री, तो उसे डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। बोथ द बायर्स एंड सेलर्स बिलोंग टू द सेम कंट्री। खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी सेम कंट्री का ही होना चाहिए। पेमेंट्स इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड आर मेड इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। जो इस टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, खरीदना बेचना होता है, वो होम करेंसी मतलब जिस कंट्री में ट्रेड हो रहा है उस कंट्री की करेंसी में खरीद बेच किया जाता है। मतलब सेलिंग एंड बाइंग उसी कंसर्न करेंसी में होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, इसको इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है। एंड डोमेस्टिक ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स। डोमेस्टिक ट्रेड दो तरीके का होता है। पहला है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? इट इम्प्लाइज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। जब भी आप प्रोड्यूसर से सामान बल्क में खरीदो, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदो और प्रोड्यूसर आपको फिर डिस्काउंट वगैरह दे, तो जब भी लार्ज क्वांटिटीज में खरीदा जाता है सामान बाय द ट्रेडर, उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। गुड्स आर सोल्ड टू इंडस्ट्रियल यूजर्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें क्या होता है, गुड्स को बल्क में सेल किया जाता है। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल यूजर्स को। जैसे इंडस्ट्री वाले ने रॉ मटेरियल बल्क में खरीद लिया, या कोई इंस्टीट्यूशनल बायर है, कोई बहुत बड़ा वो है क्या कहते हैं रिटेल स्टोर, उसने बल्क में खरीद लिया। ट्रेडर्स एंगेज इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर्स। वो ट्रेडर्स जो होलसेल पे सामान खरीदते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं, सस्ते रेटों पे सामान खरीदते हैं, उसे होलसेल ट्रेडर्स कहा जाता है, उनको होलसेलर्स कहा जाता है। अ होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम टू द अदर डीलर्स। तो बेसिकली होलसेलर्स क्या है?
प्रोड्यूसर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं और आगे लोगों को बेचते हैं। लोगों में जो छोटे छोटे दुकानदार है वो आ जाते हैं या अदर डीलर्स आ जाते हैं। ही सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर्स। बेसिकली ये प्रोड्यूसर और रिटेलर मतलब दुकानदार के बीच में लिंक है, होलसेलर, ठीक है। अ होलसेलर स्पेशलाइजेज इन लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स। जो होलसेलर्स होते हैं वो लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स में काम करते हैं। मान लो बिस्किट का है तो बिस्किट में ही डील करेगा, कपड़े का है तो कपड़े में डील करेगा, दवाइयों का है तो दवाइयों में डील करेगा, ठीक है। अ होलसेलर जनरली हैज टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। होलसेलर के पास ज्यादातर बहुत ज्यादा बल्क में सामान आता है, क्योंकि उसने दुकानदारों को बेचना है तो दुकानदार भी इतना ज्यादा लेके जाएंगे तो उसके पास तो खुद सोचो कितना ज्यादा सामान पड़ा होगा, तो वो बल्क में डील करता है, बल्क क्वांटिटी में डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या है? छोटे दुकानदार, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। जब भी हम दुकानदार से सामान खरीदने जाते हैं तो वो रिटेल ट्रेड है, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज में बाइंग एंड सेलिंग करना। ट्रेडर्स एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड रिटेलर्स। तो जो भी ट्रेडर्स छोटी क्वांटिटी का सेल परचेज करते हैं उनको रिटेलर्स कहा जाता है, जो आम दुकानदार है, ठीक है। अ रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स। होलसेलर से भी खरीद सकता है, क्या पता प्रोड्यूसर से ले ले, एंड सेल देम डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मगर वो बेचता किसको है? अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचता है सामान। ही सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर्स एंड कंज्यूमर्स। तो रिटेलर दुकानदार किसके बीच में लिंक है? कंज्यूमर के और होलसेलर के बीच में तकरीबन एक लिंक बन जाता है। ही जनरली कीप्स अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड मेंटेन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स। तो बेसिकली जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, वो वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करते हैं और वो अच्छे कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं। किनके साथ? कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर के साथ अच्छे लिंक बना के रखेंगे तो खुद सोचो तभी तो कस्टमर उनकी दुकान पे आएगा। रिटेल ट्रेड इज फाइनल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी मार्केट में माल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो जो रिटेल ट्रेड है उसका लास्ट चेन होता है, मतलब लास्ट पॉइंट होता है, और उसके बाद कंज्यूमर के पास चला जाएगा। और कंज्यूमर के पास अगर माल चला गया तो आप खुद सोचो उसके बाद कंज्यूमर तो अपनी कंजम्पशन के लिए रखता है, बेचता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, और इसको फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में अगर आपस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स चल रहा है तो उसे हम फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। मैंने यहाँ इंटरनेशनल के स्पेलिंग गलत लिख लिए हुए हैं, मैं यहाँ कलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल लिख दिया था मैंने, ठीक है ना, वो कभी कभी स्पीड में हो जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड वो ट्रेड है जिसमें ट्रेड होता है बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। तो इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। तो फॉरेन ट्रेड इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये जो फॉरेन ट्रेड होता है वो कई टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है बेसिकली। पहला होता है एक्सपोर्ट। इट इंप्लाइज द सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। अगर होम कंट्री में रह के आप बाहर कहीं भी माल बेचते हो तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। दूसरा आ जाता है इम्पोर्ट। इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट का मतलब होता है जब भी आप बाहर से सामान खरीदते हैं, किसी कंट्री में बाहर से सामान आ रहा है, उसके बदले डॉलर देने पड़ रहे हैं, तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है। हर एक कंट्री में सामान मंगाना अलाउड नहीं होता, किसी कंट्री में कुछ सामान अलाउड होते हैं, कुछ अलाउड नहीं होते। तो उसी हिसाब से हमें वो मतलब रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इंपोर्ट भी करना होता है और एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो एक्सपोर्ट क्या हो गया कि अपने कंट्री का माल किसी और कंट्री में जाके बेचना। इंपोर्ट क्या हो गया? बाहर से सामान खरीदना। बाहर से मतलब किसी और कंट्री से सामान खरीदना। नेक्स्ट आ जाता है एंट्रीपोर्ट। अभी एंट्रीपोर्ट क्या बीमारी है ये पढ़ते हैं। इट मींस इंपोर्टिंग और बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द परचेज ऑफ और फॉर द परचेज और एक्सपोर्टिंग और सेलिंग देम टू अनदर कंट्री। सिंपल वर्ड्स में कि एक कंट्री से सामान इंपोर्ट कराना ताकि आप उसी परचेज को किसी और कंट्री में जाके बेच सको। समझ की बात? फिर से पढ़ता हूं। इट मींस इंपोर्टिंग और बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द परचेज और परचेज यहां पे लिखना था और एक्सपोर्टिंग और सेलिंग देम टू अनदर कंट्री। मतलब हमने एक कंट्री से सामान मंगाया, फॉर एग्जांपल मैंने चाइना से सस्ता सामान मंगाया ताकि मैं जर्मनी में सामान बेच सकूं। समझ की बात? तो एक कंट्री से सामान इंपोर्ट करना ताकि आप वो किसी और कंट्री में सामान बेच सको। इट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट ट्रेड। इसको री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहा जाता है और एंट्रीपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कि ऐसी कौन सी चीजें जो ट्रेड को फ्लरिश करने में हेल्प करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कॉमर्स का एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और टॉपिक का नाम है एड्स टू ट्रेड।
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और जिस हिसाब से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है मैंने हूबहू उसी तरीके से लिखा है और इस तरीके से लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्स टू ट्रेड होता क्या है? इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज इसेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि प्रोड्यूसर से सामान लेके कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में स्मूथ फ्लो रखती हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, दीज एक्टिविटीज फैसिलिटेट ट्रेड बाय रिमूविंग वेरियस बैरियर्स इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो बेसिकली ये एक्टिविटीज़ की मदद से ट्रेड जो है उसके जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी खलल हैं, जितने भी बैरियर्स हैं, उनको क्रॉस कर देती है। सिंपल वर्ड्स में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो फासला है वो कम कर देती है और वो काफ़ी ईजी बना देती है। द मेन एड्स टू ट्रेड आर गिवन बिलो। तो जो मेन एड्स टू ट्रेड है वो नीचे गिवन है। तो सबसे पहला आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द कन्वेयंस ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेसिकली इसका मतलब होता है गुड्स को या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो तो ट्रांसपोर्टेशन होती है। इट फैसिलिटेट्स ट्रेड बाय असेंबलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स। तो ये हेल्प करता है ट्रेड को बढ़ने में। कैसे? असेंबलिंग ऑफ गुड्स, जगह जगह से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके कंपनी में लेके आना, वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ गुड्स, जो गुड्स बना ली हैं अब उनको जहां जहां पे बेचना है वहां पे लेके तो जाना ही पड़ेगा ना। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस। गुड्स बनते कहीं और हैं और कंज्यूम कहीं और होते हैं। ट्रांसपोर्ट ब्रिंग्स द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू ऑल द फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस ऑफ कंजम्पशन। तो ट्रांसपोर्ट ही हेल्प करता है कि जहां पे वो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वहां से कहां पे लेके जाना, जहां वो गुड्स कंज्यूम होते हैं। इट हेल्प्स द कंज्यूमर्स इन गेटिंग वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो हेल्प करता है कंज्यूमर की ताकि उन्हें वाइड वेराइटी ऑफ सामान मिल सके, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे। जितना एफिशिएंट सिस्टम होगा ट्रांसपोर्टेशन का उतना सस्ते में सामान आना जाना हो जाएगा। ठीक है। इट ओवरकम्स द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस एंड क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। तो ये जो फार ऑफ प्लेसेस हैं वहां से गुड्स दूसरी जगह पे जहां पे गुड्स चाहिए वहां तक पहुंचाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और ये डिस्टेंस के जो बैरियर्स हैं उनको खत्म करते हैं और ये प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाइडन्स द मार्केट एंड हेल्प्स टू इक्वलाइज द प्राइस ऑफ डिफरेंट क्या लिखा था मैं भूल गया लाइन। द ट्रांसपोर्ट वाइडन्स द मार्केट एंड हेल्प्स टू इक्वलाइज प्राइजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? वाइडन करता है मार्केट को बढ़ाता है और हेल्प करता है कि जो प्राइजेस हैं वो पूरे कंट्री में एक जैसे हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे प्राइजेस काफ़ी हाई है एक पर्टिकुलर चीज़ का, तो मैं देखूंगा वहां पे तो माल बड़ा महंगा बिकता है, इससे अच्छा मैं यहीं से जाके ट्रांसपोर्ट करके मैं वहां पे माल बेचूं। तो जब वहां माल ज़्यादा बिकने लग जाएगा तो प्राइजेस वहां पे भी डाउन हो जाएगी, तो ओवरऑल उस एरिया में प्राइस इक्वलाइज आ जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसमें यह कहा हुआ है कि भाई जो ट्रांसपोर्ट है वो भी ट्रेड करने में बड़ी हेल्प करता है, जहां से गुड्स बनता है वहां से जहां कंज्यूम होता है वहां तक पहुंचा देता है। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम आ जाते हैं वेयर हाउसिंग। अब आपको पता है सामान बनने का टाइम कोई और है और कंज्यूम करने का टाइम 3-4 महीने बाद है या 6 महीने बाद है, तब तक गुड्स वो प्रोड्यूसर अपनी जेब में थोड़ी ना लेके घूमेगा, वो वेयर हाउस में रख देगा। तो वेयर हाउसिंग जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे गुड्स सिक्योर्ड रहते हैं, खराब नहीं होते, जलते जुलते नहीं, फलां। ठीक है। तो नाउ अ डेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। गुड्स को पहले से प्रोड्यूस किया जाता है एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड के, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं पहले ही कि इस महीने में कितना कितना सामान बिकेगा या अगले साल कितना सामान बिकेगा। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू स्टोर एंड प्रिजर्व द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। तो तब तक गुड्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है और स्टोर करना जरूरी है जब तक वो बिकते नहीं। मेनी प्रोडक्ट्स दैट इज व्हीट, शुगर, राइस एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन बट दे आर नीडेड थ्रू आउट द ईयर। कई चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में लगती हैं, पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होती हैं, मगर वो पूरी की पूरी क्या कहते हैं पूरे के पूरे उसमें सीजन पूरे के पूरे साल खाई जाती हैं। एग्जांपल व्हीट, राइस एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होती हैं मगर उनकी कंजम्पशन तो थ्रू आउट द ईयर होती है। प्रॉपर स्टोरेज अरेंजमेंट्स मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू मेक द गुड्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। तो प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं ताकि ये पर्टिकुलर गुड्स को स्टोर किया जा सके, और क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो पूरे साल चाहिए तो पूरे साल इनको अवेलेबल कराया जा सके। वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम एंड देयर बाय क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। तो जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है ये रिमूव करती है टाइम हिंड्रेंस को, कंजम्पशन को, और जो प्रोडक्शन के जो बीच का जो टाइम है उसको हिंड्रेंस को रिमूव करती है, जिसको टाइम यूटिलिटी कहा जाता है। इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज द प्राइस थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लसेस एंड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो वेयर हाउसेस की वजह से ही
प्राइस जो है उनको स्टेबलाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है? अगर वेयर हाउस में आपने माल स्टोर करके रखा है और मार्केट में माल की कमी होगी तो मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा, तो एकदम सरकार क्या करती है, अपने जो वेयर हाउसेज है उससे सामान मार्केट में डाल देती है, सप्लाई बढ़ा देती है, ताकि प्राइसेस इतनी तेजी से शूट अप ना करें। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस। तो ये थर्ड पार्ट है। अब आपको पता है कि जो भी काम करोगे उसमें रिस्क तो है ही है, तो ट्रेडर्स तो डर डर के काम ही ना करेंगे, तो इसलिए इंश्योरेंस रखी हुई है। इंश्योरेंस फैसिलिटी भी है, एड्स टू ट्रेड, ताकि ट्रेडर को नुकसान से बचाया जा सके। बिजनेस इन्वॉल्व्स several types of risks. Risk arising from price fluctuations, dishonesty of employees, bad debt, exchange rate fluctuations, loss of goods in transit and storage, fire, floods, etc. etc. तो बिजनेस में कई टाइप का रिस्क आता है, जैसे कि प्राइस ऊपर नीचे हो जाना, कोई एम्प्लॉय की बेईमानी हो जाना, या कोई कर्जा ले लिया और वो चुका नहीं पा रहा बिजनेसमैन, या फिर एक्सचेंज रेट में डॉलर में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होना, या फिर लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जहां पे आपने ट्रांसपोर्ट करना था वहां पे कोई पंगा पड़ गया, या स्टोरेज किया वहां पे गुड्स खराब हो गए, कोई आग लगी, कोई फ्लड्स आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कई बिजनेसमैन को डर रहते हैं। इंश्योरेंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ये जितने भी टाइप के रिस्क हैं इंश्योरेंस इनको रिमूव कर देती है। विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस अ बिजनेसमैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क। तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेता है, और जो जो उसमें क्लॉजेज होते हैं उनके हिसाब से अगर बिजनेसमैन को लॉस होता है तो उसे कंपनसेशन मिल जाती है। इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग ऑफ रिस्क। बेसिकली इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? रिस्क को पूल करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं, मैं 5 से 100 रुपीज़ ले लेता हूँ, मेरे पास 500 रुपये हो गए, और मैं उनको इंश्योरेंस देता हूँ कि जब भी आप मेरे पास साइकिल पे आते हैं और आपकी साइकिल पंचर होगी तो मैं आपको क्या कहते हैं गाड़ी में लेने आऊँगा। एक टाइप की इंश्योरेंस, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो सीरियसली मत लेना इसको। तो अगर इन सारों में से किसी एक आधे का नुकसान होता है तो मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा। तो इंश्योरेंस क्या करती है कि जिसका लॉस होता है उसको कंपनसेट करती है, किसके पैसे से? बाकियों के पैसे से, ठीक है। और अगर सारे के सारे क्लेम करने बैठ जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी तो डूब जाएगी ना। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत ज़्यादा तहकीकात करती है और काफ़ी ज़्यादा पता लगाती है कि जानबूझ के तो नहीं किया। मगर ये जो जानबूझ के इंश्योरेंस लेते हैं लोग, उसका टॉपिक अलग है, वो आपको एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं करवाऊंगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are subject to a particular risk contribute मैंने 2 बार लिख दिया, contribute to common funds out of which compensation is paid to those few who actually suffer the loss। बेसिकली सारों से पैसे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, इंश्योरेंस जो करवाने जाते हैं पॉलिसी होल्डर्स, उनसे पैसे इकट्ठे कर लिए, और पैसे पे किसको करने? जिसको एक्चुअल लॉस हुआ है। समझ गए बात? तो इससे जो लॉस है वो पूल इन हो जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अगेंस्ट हैवी रिस्क। तो इंश्योरेंस फैसिलिटेट करती है ट्रेड को बढ़ने में, क्योंकि ट्रेडर को वो डर नहीं रहता कि मेरे को लॉस होएगा, तो वो बल्क में ट्रेड करता है फिर। समझ गए बात? तो इंश्योरेंस क्या करती है? इंश्योरेंस भी एक एड्स टू ट्रेड है जो ट्रेड को बढ़ावा देने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड। ये टाइम गैप होता है प्रोडक्शन में और जब तक सेल नहीं होती, ठीक है, तब इट टेक्स टाइम टू कलेक्ट मनी आफ्टर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर किसी भी प्रोड्यूसर ने गुड्स को क्रेडिट मतलब कर्जे में बेचा तो उसको भी पैसे आए तो नहीं ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड बिजनेसमैन नीड मनी और फाइनेंस टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। अभी उसने माल बेचा है कर्जे में, मगर उसके पास पैसे नहीं आए, मगर उसने बिजनेस तो चलाते रहना ना, अपनी फैक्ट्री थोड़ी ना बंद कर लेगा। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स फंड्स एंड क्रेडिट टू द बिजनेसमैन। तो ये जो बैंक्स है और ये जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये बिजनेसमैन को पैसा देती हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उनको क्या चाहिए? अगर प्रोड्यूस करने गुड्स एंड सर्विसेज तो उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगी, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो बैंक क्या करता है? बैंक फैसिलिटेट्स लार्ज एंड एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशंस बाय प्रोवाइडिंग कैश एंड सिक्योरिटी। तो उनको एक टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि भाई कोई चक्कर नहीं, तुम लोन ले लो, तुम्हारे को पैसे मैं दे देता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो ईएमआई पे या किस्तें लगा के वापस कर देना। बिजनेस में बहुत जरूरी है बैंक का होना। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सेफ एंड क्विक एंड इकोनॉमिकल मीन्स फॉर रेमिटेंसेज
ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बैंक्स ये भी तो फैसिलिटी देते हैं ना कि एक जगह से पैसे दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो बैंकिंग के लिए तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग के लिए नहीं, बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन क्या करता है, उसे रॉ मटेरियल चाहिए, तो जिससे रॉ मटेरियल खरीदना है उसके बैंक में पैसे डाल देगा और वहां से रॉ मटेरियल आ जाएंगे। या फिर जो बिजनेसमैन है उसने यहाँ पैसे डाले, दूसरी ब्रांच से निकाल ली, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उसे पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। दे कलेक्ट मनी फ्रॉम दोज who do not need it and make the same available to the businessman। तो इसमें सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि आम बंदों की जो सेविंग्स होती है वो उनसे ले लेता है, उनको थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, और वही पैसा अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है बिजनेसमैन को दे देता है या ट्रेडर को दे देता है। और जो बीच का पैसा बचा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवर्स को देना है, उनके बीच में जो बचा वो उसका प्रॉफिट। ठीक है। बैंक्स प्रोवाइड फंड्स इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे लोन्स भी दे सकता है, ओवरड्राफ्ट भी दे सकता है, कैश क्रेडिट भी दे सकता है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दे सकता है। ये मैंने एक एक टाइप एक्सप्लेन किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर बैंकिंग का चैप्टर है, मैंने उसमें सारा डिस्कस किया हुआ है कि ये टाइप्स ऑफ लोन्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये भी एक बहुत अच्छा एड्स टू ट्रेड है। ये भी हेल्प करता है ट्रेड को बढ़ने में। मान लो कोई मार्केट में चीज आ गई, मगर मुझे तो पता ही नहीं कि ये कौन सी चीज है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जब भी एडवर्टाइजमेंट देखता हूं या पब्लिसिटी वाली चीज देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि भाई मार्केट में ये चीजें घूम रही हैं और इनका ये इस्तेमाल है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इन्फॉर्म द कस्टमर और कंज्यूमर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी की वजह से ही कंज्यूमर्स को पता लगता है कि मार्केट में ये सामान घूम रहा है। दे रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है वो एडवर्टाइजमेंट देख के आपको वो जो नॉलेज है वो आ जाती है कि मार्केट में ये सामान है, तो जो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है उसको रिमूव कर देता है। एडवर्टाइजिंग एजुकेट्स, किसको एजुकेट करता है, कंज्यूमर्स अबाउट द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड्स देम ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। तो जब भी आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसमें बताया होता है कि इस पर्टिकुलर चीज के क्या क्या फीचर्स हैं, किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो वो चीजें जब आप देखते हो और आपको लगता है कि ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, तो वो खरीद के ले आते हो और सेटिस्फैक्शन हो जाती है। द मेन पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट एंड सस्टेन डिमांड। एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है, ताकि सामान बिके ज्यादा से ज्यादा, तो डिमांड को सस्टेन करने के लिए। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स में रिमेन इग्नोरेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बिजनेसमैन मे नॉट बी एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो कंज्यूमर को पता कैसे लगेगा कि कौन सा सामान मार्केट में आ रहा है या आने वाला है, और इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर अपना माल बेच ही नहीं पाएगा या कम बेच पाएगा। ठीक है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, लाइक प्रेस में दे देना एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर डिस्प्लेज लगा देना, या रेडियो पे दे देना, टेलीविजन में दे देना, या फिर लेटर्स टू कस्टमर्स कि हम ये सामान लॉन्च करने वाले हैं। जिनके पास सैमसंग का फोन है उनको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सैमसंग का ये फोन आने वाला है, इतने पैसे उतने पैसे, समझ गए ना बात। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीबिशंस में या सिनेमा हॉल्स में काफी ज्यादा वो दिखाया होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पैकिंग। पैकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एड है ट्रेड के लिए, एड्स टू ट्रेड है। अब आप दिमाग से सोचो, अगर पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो गुड्स तो खराब हो जाएंगे ना, तो पैकिंग अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर पैकिंग ऑफ गुड्स इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट ट्रेड। एक अच्छे ट्रेड के लिए प्रॉपर पैकिंग होना बहुत जरूरी है। पैकिंग अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर्स या कस्टमर्स टू बाय द गुड्स। आजकल आप गुड्स देखने जाते हो ग्रोसरी स्टोर्स में, तो जिसकी पैकिंग अच्छी होती है उसको एकदम से आप ले लेते हो। ठीक है। प्रॉपर पैकिंग प्रिवेंट्स डैमेज टू गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउसिंग। तो जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना ही अच्छा ट्रांसपोर्ट में और वेयर हाउसिंग में उसको अच्छे तरीके से रखा जा सकता है। अगर पैकिंग अच्छी नहीं है, क्या पता ट्रांसपोर्ट करते टाइम ही टूट जाए, फूट जाए, लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, और वेयर हाउसिंग में ही पड़े पड़े खराब हो जाए। ठीक है। इट हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ गुड्स। तो इससे रिस्क खत्म हो जाता है और जो सेफ्टी ऑफ गुड्स है वो आ जाता है। जितनी अच्छी पैकिंग है उतना ही अच्छा काम चलता है और उतना ही ज्यादा गुड्स को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा इंडस्ट्री वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ट्रेड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्री वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ट्रेड। इन तीनों में क्या फर्क है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इंडस्ट्री लिखा है और फिर बीच में मैंने कॉमर्स लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में ट्रेड लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्री डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। कॉमर्स डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो कॉमर्स में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। ट्रेड में क्या आ जाता है, इट डील्स विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो ट्रेडर होता है वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है।
थर्ड नहीं, सेकंड पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्री में, इट हैज वाइड स्कोप एज इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इंडस्ट्री में स्कोप काफी बढ़ जाता है, इसमें काफी ज्यादा टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं। इट हैज वाइड स्कोप, कॉमर्स में भी वाइड स्कोप है, एज इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो कॉमर्स का स्कोप भी काफी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें ट्रेड तो आ ही जाता है, इसमें एड्स टू ट्रेड भी आ जाता है, मगर जो ट्रेड है उसका जो स्कोप है काफी नैरो हो जाता है, बिकॉज इट डील्स विद बाइंग एंड सेलिंग ओनली, और कोई एक्टिविटी से ये डील नहीं करती। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्री में, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। रॉ मटेरियल को लेके ऐसी फॉर्म क्रिएट कर देते हैं जिससे लोगों का यूटिलिटी क्रिएट हो, ठीक है। दूसरी तरफ इट क्रिएट्स, कॉमर्स में इट क्रिएट्स यूटिलिटी ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। अब यूटिलिटी ऑफ पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने ये वीडियो नंबर वाइज देख रहे हो सारी की सारी, तो ये सब समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं नंबर वाइज लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट क्रिएट्स ओनली पोजेशन यूटिलिटी। तो ट्रेडर के पास सिर्फ सामान होता है, पोजेशन होता है, और वो आगे सेल परचेज करता है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्री में लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि लार्ज स्केल पे माल बनाना है। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो कॉमर्स में इतना पैसा नहीं चाहिए जितना इंडस्ट्री में चाहिए होता है, और ट्रेडर को तो और कम चाहिए होता है। लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, इसमें भी कम पैसे में काम चल जाता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री में क्या है, हाई रिस्क देन कॉमर्स। कॉमर्स से ज्यादा रिस्की है, ठीक है, और कॉमर्स में लो रिस्क देन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से कम रिस्की है, और ये लो रिस्क देन इंडस्ट्री। जितना इंडस्ट्री खोलने में रिस्क है उससे तो कम रिस्क है ना ट्रेडर बनने में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्री में, एलिमेंट्स आर जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं। इसमें कई टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एलिमेंट्स आर ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड आ जाता है, और एड्स टू ट्रेड मतलब वो सारी सर्विसेज जो ट्रेड को चलाने में हेल्प करती हैं। मगर इसमें एलिमेंट्स आर होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। तो ट्रेडिंग में क्या आ जाता है, सिर्फ होम ट्रेड विद इन द कंट्री ट्रेड करना, और फॉरेन ट्रेड करना जो एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडस्ट्री में, प्लेस ऑफ वर्क आर फार्म्स, फैक्ट्रीज, माइंस, वर्कशॉप एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉमर्स में क्या है, वर्क इज डन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह काम होता है, ठीक है। और तीसरी जो ट्रेड है, प्लेस ऑफ वर्क इन इज मार्केट, मतलब मार्केट में बैठ के सेल परचेज का काम करना। नेक्स्ट, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बिगिंस प्रायर टू कॉमर्स एंड ट्रेड। जो कॉमर्स एंड ट्रेड करने से पहले वाला जो पार्ट है, गुड को बनाना, उसको इंडस्ट्री में काउंट किया जाता है। और नेक्स्ट, इट बिगिंस आफ्टर इंडस्ट्री। कॉमर्स कब शुरू होगा, जब इंडस्ट्री के बाद सामान बन गया, इंडस्ट्री के बाहर चला गया सामान बन के, अगर उसने अपनी प्रोडक्शन जो सर्कल है उसे क्रॉस कर लिया, तभी कॉमर्स करेंगे ना। अब ये क्या होता है, बिगिंस विद कॉमर्स। तो ट्रेड कब से शुरू हो जाता है, ट्रेड तब शुरू होता है जब कॉमर्स स्टार्ट होता है, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी आ जाता है और एड्स टू ट्रेड भी आ जाता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री में इट रिप्रेजेंट्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है। दूसरी तरफ कॉमर्स में इट रिप्रेजेंट्स द डिमांड। तो जो कॉमर्स है वो वही चीजें प्रोड्यूसर से खरीदेगा जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो कॉमर्स क्या दिखाता है, डिमांड दिखाता है। और तीसरी तरफ ट्रेड क्या दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कितना खरीद बेच हुई, वो चीज दिखाता है। एंड लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्री इज ओन्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कॉमर्स इज ओन्ड बाय मर्चेंट्स, एंड ट्रेड जो है इट इज ओन्ड बाय ट्रेडर्स। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस था, मैंने शॉर्ट टर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिस तरीके से मैंने लिखा है पेपर में, इसी तरीके से आपने लिखना है, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस चैप्टर का लास्ट जो है टॉपिक वो रह गया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ कॉमर्स का। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, और टॉपिक का नाम है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो इनमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क्या रिलेशनशिप है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखी है मैंने, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इनके बीच में आपस में इंटर रिलेशन है, क्यों? क्योंकि फॉलोइंग वजह है। क्या वजह है, क्या कॉजेज है? चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉमर्स। इंडस्ट्री कॉमर्स वालों को गुड्स एंड सर्विसेज बना के देती है। नो कमर्शियल एक्टिविटीज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री कोई माल बनाएगी नहीं तो कॉमर्स कैसे काम करेगा, कमर्शियल एक्टिविटी कैसे होगी? दस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द बेस फॉर कॉमर्स एंड सर्विसेज
एज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री है वो बैकबोन ऑफ कॉमर्स है। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो कॉमर्स बेचेगा क्या, खरीद बेच क्या करेगा, समझ गए बात। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज मीनिंगलेस विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कॉमर्स। अगर कॉमर्स जो है वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता अच्छे से, तो अब आप खुद सोचिए इंडस्ट्री में माल बनने का क्या फायदा। इंडस्ट्री वाले ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना माल बना लिया मगर वो मार्केट में बेच ही नहीं पा रहा क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी अच्छी नहीं है या मार्केट तक सामान कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं पा रहा। समझ गए बात। कॉमर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू इंडस्ट्री बाय मेंटेनिंग अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। तो कॉमर्स ही है जो हेल्प करती है इंडस्ट्रियल गुड्स को अल्टीमेटली इंडस्ट्री से, कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा कमर्शियल एक्टिविटीज जो कमर्स है उसका होता है। अगर कमर्स ही नहीं होगी तो फिर गुड्स बनेंगे तो फिर बिकेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इंडस्ट्री कैन नॉट फंक्शन विदाउट कमर्स एंड ट्रेड। कमर्स सर्व्स एज अ लाइफलाइन फॉर इंडस्ट्री। अगर कमर्स ही नहीं होगा तो वही वो सामान बिकेगा कैसे जो प्रोड्यूसर ने बनाया। थर्ड पॉइंट, ट्रेड प्रोवाइड्स नेसेसरी सपोर्ट टू इंडस्ट्री बाय सर्विंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो जो ट्रेड है उसका मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना। अगर खरीदने बेचने वाला ही नहीं होगा तो भाई प्रोड्यूसर सामान बना भी देगा तो बिकेगा कैसे, बिकेगा ही नहीं। तो ये एक लिंक है। ट्रेडर क्या है, एक लिंक है किसके बीच में, माल बनाने के बीच में, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बीच में, और कंज्यूमर्स के बीच में ट्रेडर्स जो हैं वो एक लिंक है। ट्रेड प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑक्सिलरी एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड है वो ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बिना काम नहीं करते, और ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है या एड्स टू ट्रेड है जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सारे टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है तो ही कहीं इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो कामयाब होती है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपने क्या करना है, जब भी आप कोई भी वीडियो मेरी देखते हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और नंबर वाइज सारे चैप्टर को पढ़ें, तो आपको जो मज़ा आएगा वो इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप पॉज कर करके साथ के साथ नोट करेंगे और आपके सारे चैप्टर के नोट्स हाथ घुमाते ही या फिर चुटकियों में बन जाएंगे।